सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में फैजाबाद लोकसभा सीट से मुलायम के साथी रहे अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि अवधेश प्रसाद ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया है, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार है। इसके साथ ही फैजाबाद लोकसभा सीट को लेकर अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह सीट भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जानी जाती है। इस पर मुझे समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। मैं शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही अवधेश प्रसाद ने कहा कि फैजाबाद की जनता की सेवा करना, मर्यादा की नगरी में मर्यादा के साथ विकास प्राथमिकता रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट दिया है। वहीं अवधेश प्रसाद ने कहा कि मैं इतिहास कायम करूंगा, जिसमें बेरोजगारों, गरीबों और सभी समाज के लोगों के लिए निरंतर काम करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे रोम रोम में राम है, उन्हीं की कृपा से मैं फैजाबाद सीट से 9 बार विधायक और 6 बार मंत्री रह चुका हूं। बता दें कि मूल रूप से सोहावल तहसील क्षेत्र के गोहनिया सुरीवारी के रहने वाले अवधेश प्रसाद ने वर्ष 1977 में जनता पार्टी के बैनर तले सियासत की शुरुआत की थी। तब जनपद की सुरक्षा विधानसभा सही सोहावल विधानसभा क्षेत्र में मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। फिर वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद सोहावल विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व खत्म हुआ और मिल्कीपुर विधानसभा को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इसी के साथ ही अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर को अपनी सियासी जमीन बनाई। वर्ष 2012 की सपा लहर में मिल्कीपुर क्षेत्र से विधायक चुने गए और कैबिनेट मंत्री भी बने। हालांकि वर्ष 2017 की बीजेपी लहर में सियासत के महारथी माने जाने वाले प्रसाद अपनी सीट बचा नहीं सके और हार का स्वाद चखना पड़ा। लेकिन उस हार को प्रसाद ने 2022 में जीत में बदल 9वीं बार विधायक बने गए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अखिलेश जी ने जो फैसला लिया है और लोकसभा सीट अयोध्या जो सारे देश और दुनिया में चर्चित है और जिसका एक सम्मान है, इस सीट पर मुझे चुनाव का लड़ने का निर्णय और टिकट देने का जो निर्णय लिया है, उसका हम लोकसभा के सभी सम्मानित भाइयों बहनों और सभी सम्मानित वर्गों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। और मुझे विश्वास है कि जनता की अपेक्षाओं के अनुसार उन्होंने जो पीडीए गठबंधन है उसके तहत जो मुझे टिकट दिया है, देश की आज़ादी के बाद इस तरह का टिकट पूरे हिंदुस्तान में पहला है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और सभी पर मुझे भरोसा है कि जिस भरोसे के देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे टिकट दिया है, उस पर ये खरे उतरेंगे हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग, सम्मानित सभी साथी, नौजवान भाई बहन, जिन्होंने 9 बार मुझे विधानसभा में चुनाव जिताकर एक इतिहास कायम किया है, जिसमें मुझे 2 बार सम्मानित होने का मौका मिला है। ये इस अवसर पर आज हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह जी नहीं हैं। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हुए और माननीय चौधरी चरण सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, किसानों को मसीहा हैं, जिनके आशीर्वाद से शुरुआती दौर में मुझे बीकेडी से टिकट मिला था, इन तमाम नेताओं को प्रणाम करते हुए और संकल्प लेता हूं कि इनकी भावनाओं के अनुसार पूरी तरह से काम करके और इस देश के वंचित, पिछड़े, गरीब और जिनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, उनको सबको सम्मान देंगे और एक इतिहास पूरे देश में लोकसभा अयोध्या और जनपद फैजाबाद अयोध्या में एक इतिहास कायम करूंगा
बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए, गरीबों के लिए मदद और सभी समाज के लोगों के लिए और एक आपसदारी भाईचारा का माहौल कायम करने के लिए मैं काम करूंगा और सबका पूरा हिंदुस्तान में नाम को उजागर करूंगा, सम्मान। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म ही हुआ है और मेरे रोम रोम में राम में है, तो हमारे लिए क्या कहना है। उन्हीं की कृपा से 9 बार हम विधायक हुए और इतने बड़े प्रदेश जिसकी जनसंख्या 24 करोड़ है, यहाँ के माननीय नेताजी की कृपा से, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की कृपा से, माननीय अखिलेश जी की कृपा से और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की कृपा से 6 बार हम मंत्री बने हैं। तो सब राम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है और यहाँ के निवासियों की उनकी कृपा है, आशीर्वाद है, समर्थन और सहयोग है और ये समर्थन और सहयोग हमें मिलता रहेगा और हर हालत में मुझे इस सीट पर इस जिले की नहीं देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। वन विभाग की घोर लापरवाही आई सामने। जनता की समस्याओं को ठेंगे पर रखते जिला वन अधिकारी। ग्राम जिठोली के खेत में निकला अजगर सांप, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। आनन फानन में स्थानीय निवासियों ने वन विभाग के अधिकारियों को दी सूचना। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। ग्रामीण अजगर के खौफ से भयभीत खेत से निकलकर अजगर सांप रिहायशी क्षेत्र में पहुंचा। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम जिठौली का मामला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, एक बोर्ड का गठन किया है जिसमें जो लोग प्रवासी बंगाल से बाहर काम करते हैं, उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें बाहर यानी शहर व दूसरे देश से लाना है तो वह भी मैं करूंगी, लेकिन एक आग्रह, जो कि प्रवासी हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में जरूर दाखिल करें। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो भाजपा के दलाल सीपीएम वे एनआरसी करके सबको निकाल देंगे। আমরা একটা সিস্টেম করছি, শামিরুল ইসলামকে দিয়ে একটা বোর্ড তৈরি করেছি। যদি আপনাদের কোনো প্রয়োজন হয়, বাইরে যারা কাজ করে তাদের সাথে যোগাযোগ করার আপনি 1 সেকেন্ডে করতে পারবেন। কেউ আপনার বাড়িতে অসুস্থ, তাকে খবর দেবেন, 1 সেকেন্ডে করতে পারবেন। কেউ অসুস্থ, তাকে নিয়ে আসতে চান, আমাদের বলবেন, আমরা নিয়ে আসব। এবং শুধু একটাই রিকোয়েস্ট, পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম যেন ভোটার লিস্টে থাকে, তা নাহলে এই বিজেপি আর বিজেপির দালাল সিপিএম এবং আদার্সরা তারা কি করবে, তারা এনআরসি করে সব মানুষকে ভাগিয়ে দেবে। विवाहिता के एक्सीडेंट के बाद मौत को लेकर मायके पक्ष ने साजिश तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। विवाहिता की 4 साल पहले शादी हुई थी और एक बच्ची भी है। मायके पक्ष ने विवाहिता पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, 3 साल की बच्ची पर भी ससुराल पक्ष द्वारा अत्याचार के आरोप लगाए गए, जिसका की वीडियो भी वायरल हो रहा है। वही घटना थाना जवा के कासिमपुर इलाके की। प्राप्त जानकारी के अनुसार कानपुर के रहने वाली संगीता की शादी अलीगढ़ के रहने वाले विजय कुमार से 5 साल पहले हुई थी। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर संगीता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मृतक की भाभी सुधा ने आरोप लगाया कि छोटी छोटी बातों पर संगीता को ताने सुनाए जाते थे और विरोध करने पर मारपीट की जाती थी। संगीता का मोबाइल भी छीन कर रख लिया। मंगलवार को पति विजय कुमार पत्नी को रामघाट रोड स्थित जीबीएम मॉल में फिल्म दिखाने ले गया था। मॉल से पिक्चर देखकर दोनों लौट रहे थे। वह रास्ते में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री से लगभग 1 किलोमीटर पहले विजय की i10 कार में पंचर हो गई। विजय अपनी गाड़ी साइड में खड़ी कर पंचर वाले टायर बदल रहा था। उसकी पत्नी संगीता मोबाइल से टॉर्च जलाकर स्टेपनी खुलवाने में मदद कर रही थी। इसी दौरान कोहरे में तेज गति से आ रहे डंपर गाड़ी ने संगीता को रौंद दिया। वहीं संगीता की मौत की खबर रात में ही मायके पक्ष को दे दी गई। वहीं मृतक की भाभी सुधा ने पति विजय और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाभी ने बताया कि साजिश के तहत प्लान करके संगीता को एक्सीडेंट कर हत्या की गई है और थाने में तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि ससुराल पक्ष ने साजिश के तहत संगीता की हत्या करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, संगीता की 3 साल की बेटी को भी ससुराल में टॉर्चर किया जाता है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। घटना को लेकर पुलिस जांच कर रही है। सुधा सिंह कहाँ की रहने वाली? कानपुर के।
अच्छा, ये कौन थी जो खत्म हुई आपकी? ये मेरी नंद थी। कहाँ? कासिमपुर में शादी शादी करी? हुई है उसकी विजय सिंह कुशवाहा से। अच्छा, क्या घटना क्या हुई? पता नहीं, मेरे पास तो 2 बजे रात में खबर आई है, रात में 2 बजे कि क्या कहते हैं ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, सीरियस है मैटर, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। अब मुझे ये घटना बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग लग रही है। मुझे बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि वो घटना एक्सीडेंट ही है। वो क्या लग रहा है आपको? मुझे ये लग रहा है कि वो सोची समझी प्लानिंग है, बिल्कुल उसको मारने की साजिश है। किस पे शक है आपको? पति पर, वही था साथ में। पहले भी कोई प्रताड़ित करता था? बहुत प्रताड़ित करते थे पहले भी, आए दिन इनके सास ससुर सब बोलते थे, सब इनको बुरा भला कहते रहते थे और मतलब बहुत प्रताड़ित ही करते थे। पहले भी मारपीट इन्होंने की है उसके साथ में, और बच्चे को भी मारते हैं, इनके बच्चे को भी प्रताड़ित करते हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी है और मेरे पास इनके निशान भी हैं जो इन्होंने मारे हैं। बच्चों को किस तरह से प्रताड़ित करते? ईंटा रख रख करके उसके ऊपर प्रताड़ित किया है, उसके ऊपर पीठ पर ईंटें रख देते हैं। वीडियो है? हाँ है हमारे पास उसका वीडियो। आपको सूचना कैसे मिली इनके साथ में ये घटना हुई? ये वाली अभी तत्काल वाली, ये हमें फोन करके बताया है। पड़ोसी को फोन दे दिया गया, उसने बताया हमको। नहीं, उन्हीं के फोन से पड़ोसी ने बताया हमें। कितने साल पहले शादी कर लिया? 2018 में। कितने बच्चे इनके? एक बच्ची है 3 साल की। 3 साल की बेटी। जी। तो इसकी कोई तहरीर? किस बात को लेकर प्रताड़ित करते थे? इस बात को उनकी कोई बात ही नहीं थी। हमेशा कोई तुम मानता ऐसे नहीं क्या? करती हो, तुम ऐसा काम नहीं कर पाती हो, इनके घर का ऐसे। हमें नहीं कभी देखा कि किसी घर में क्या खाया जाता है, क्या पहना जाता है, क्या नहीं किया जाता। हमने तो आज तक उनसे कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा। और फोन के लिए था, वो फोन हमेशा उनका छीन करके रख लेते थे, मारपीट करके फोन छीन करके रख लेते थे अपने पास। तो हमने इनको पिछले साल ये रक्षाबंधन पे आई तो मैंने इनको फोन दिया कि अब कोई फोन छीने तो मुझे बताना। तब मैंने इनको फोन वहां से दे दिया। तो इनको फोन से भी प्रॉब्लम थी कि ये घर से फोन ले आई है, क्या लगता है आपको? घर से फोन ले आई है, अब ये एक्सीडेंट घर में सारी खबरें कर देती है। मर्डर किया हुआ है, मुझे बिल्कुल सब ये लग रहा है। बिल्कुल एक्सीडेंट का अमली जामा पहनाया गया? हाँ, एक्सीडेंट को बिल्कुल रूप दे दिया गया, लेकिन ये है सोचा समझा, बिल्कुल क्या थाने प्लान में मर्डर तहरीर है। देंगी? हाँ बिल्कुल देंगे, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। पुलिस की वर्दी पहनने के बाद नटवर लाल ने बड़ा खेल कर दिया। मनगढ़ंत रेप के मामले में बेटे को छोड़ने की एवज में पिता को वीडियो कॉल करके 3,99,000 रुपए नटवर लाल के द्वारा ठग लिए गए। बता दें कि पीड़ित के द्वारा बताया गया कि एक पुलिस की वर्दी पहने हुए एक युवक का वीडियो कॉल आया था, जिसमें ठगों के द्वारा पुलिस की वर्दी पहनने के बाद पहले पिता को कॉल की, उसके बाद उसके बेटे को रेप केस में फंसे होने की बात कहते हुए ऑनलाइन के माध्यम से उसे 3,99,000 की ठगी कर ली। पिता के पीड़ित के द्वारा साइबर सेल थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत पत्र देते हुए कार्यवाही की भी मांग की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कारसी थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित देवी सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, कल दोपहर उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आया था। वीडियो कॉल में एक युवक पुलिस की वर्दी पहने हुए था। फोन के माध्यम से उनके बेटे को रेप केस में पकड़े जाने की ठगी की बात कहकर उनसे ठगों के द्वारा बात कही गई। ठगों के द्वारा ऑडियो कॉल पर उनके बेटे से बात भी कराई गई, जिसमें उनके बेटे की आवाज में एक युवक अपने आप को अपने पिता से बचाने की गुहार लगा रहा था, जिसको लेकर देवी सिंह भयभीत हो गए। फिर देवी सिंह से ठगों के द्वारा पैसे मांगे तो उनके द्वारा लगातार पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। जब देवी सिंह के द्वारा घर आकर देखा तो उनका बेटा घर पर मौजूद था। पूरे मामले के बारे में उन्होंने अपने बेटे से जानकारी ली तो बेटे के द्वारा ऐसी किसी घटना के बारे में इनकार कर दिया गया, जिसके बाद देवी सिंह के द्वारा साइबर सेल थाने में आरोपी ठगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि पूरे मामले पर एडिशनल एसपी अमृत जैन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले में कई टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। सर, एक पुलिस कर्मी बनकर एक फ्रॉड की घटना सामने आई जो 4 लाख रुपए उसके व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करा। क्या है पूरा मामला? ये एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें एक देवेश सिंह जी हैं जो क्वारसी थाने से बिलोंग करते हैं। उनके साथ व्हाट्सएप कॉल पे, और वो व्हाट्सएप कॉल भी अगर आप उसकी फ़ोन नंबर देखेंगे तो वो कॉल जो +91 जैसे इंडिया का लिख के आता है, वैसे उसमें एक इंटरनेशनल कॉल के थ्रू अपनी सिम को बदल के और उसमें भी व्हाट्सएप कॉल किया है। और व्हाट्सएप कॉल करके उन्होंने उसे एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन में डाला कि आपका बेटा जो है वो बलात्कार के किसी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो कुछ पैसे लगेंगे। तो अब जब इन्होंने ये थोड़ा सख्ते में आ गए, इन्होंने गलती ये कर दी कि अपने बेटे से डायरेक्ट बात नहीं की। अब इन्होंने इस बात का फ़ायदा उठा के इनसे कुछ पैसे जो हैं वो लगभग 86,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा लिए। 3,99,000। अच्छा, 86,000 रुपये जो है हमने होल्ड कर दिए हैं, वो फ्रीज़ हो चुके हैं। बाकी लगभग 3,99,000 जैसा आप बता रहे हैं वो उनसे ट्रांसफ़र करवा लिए।
तो अब इसकी मामले की गहनता से जांच पुलिस कर रही है। हमें ना सिर्फ इसमें कितनी टीमें लगाई गई हैं, किस तरह से आपके द्वारा साइबर जो सेल को लगाया गया है? इसमें स्थानीय पुलिस को तो हमने निर्देश दे ही दिए कि वो तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज कर ले, और इसी के साथ हमने साइबर जो हमारे रेंज का थाना है अलीगढ़, उसमें जो हमारे सबसे एक्सपर्ट जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्हें लगा दिए, ताकि इस तरह के लोगों को हम पकड़ लें। क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल कॉल प्लस व्हाट्सएप कॉल प्लस इनके बेटे की आवाज़ में हूबहू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो आवाज़ क्रिएट करके और इनके बेटे की आवाज़ जो इन्हें सुनाई गई, तो ऐसी चीज़ें काफ़ी खतरनाक है हमारे बाकी समाज। जनता को आप क्या संदेश देंगे कि इस तरह की कॉलें आती हैं, लोगों के साथ फ्रॉड होता है, तो लोगों को किस तरह की सावधानी और कहाँ सूचना देनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले आप वेरीफाई करें जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं अपने बेटे से, जैसे इस संबंध में अपने बेटे से आप डायरेक्ट बात करके पूछ लें, अपने परिजन से, अपने दोस्त से, जो भी आपको सिचुएशन दी जा रही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये लोभ, भय, इस तरह के जो हमारे अंदर के जो इमोशन होते हैं उनको ट्रिगर करते हैं इस तरह के जो फ्रॉडस्टर है, तो आप इनसे बच के रहें। दूसरी चीज़, अगर ऐसा कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप तुरंत जो है साइबर थाने में रिपोर्ट करें। ऑनलाइन हेल्पलाइन है हमारी MHA की, उस पर रिपोर्ट करें, ताकि आपका पैसा जो गया है वो फ्रीज़ हो जाए, और टाइमली अगर वो फ्रीज़ हो जाएगा तो वो हम पुलिस उसको वापस दिलाने में पूरी मदद करेगी। क्या नाम है आपका और आपके बेटे के साथ क्या घटना हुई? मेरा नाम देवी सिंह। क्या घटना हुई? घटना ये हुई सर, कल 2:15 बजे करीब मेरे पास एक फ़ोन आया व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पर। तो उसने बताया कि आपके बेटे को एक गैंग रेप में लड़की के साथ पकड़ा गया है, और जिसका मामला अगर तुम रफा दफा करना चाहते हो तो मैंने आपके लड़के को अलग कर लिया है, और उसने आपका नंबर दिया है, और उसे कह लो अपने बेटे से बात कर लो। तो बेटे से बात कराई है, तो बेटे की आवाज़ में बिल्कुल ऐसा कि पापा मुझे कैसे भी छुड़ा लो, तुम मुझे गलती हो गई है, और ये अब आगे ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो कि अब ऐसे मामले को रफा दफा करने के लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। मेरे साहब कितना खर्च करना पड़ेगा कि करीब 1 लाख रुपए देने होंगे आपको। मेरे साहब 1 लाख रुपए तो मेरे पास हैं भी नहीं, मैं कहाँ से दे दूँगा अभी। तो मैं क्या कौन से थाने से, थाना वाना छोड़ो, तुम पहले उसकी बात करो उसे, आपके मामले को यहीं रफा दफा कर देंगे हम। तो मैंने कहा मेरे खाते में तो 20,000 रुपये हैं, उसे मैं दे सकता हूँ। तो फिर बोले कह रहे 20 से कोई क्या होगा, तुम ज़्यादा पैसे पूरे करने पड़ेंगे 1 लाख। मैंने कहा मेरे खाते में 40-44 हज़ार रुपये हैं, मैं वही कर सकता हूँ बस। तो अच्छा चला ये डालो, और मैं कैसे करोगे पैसे, गूगल पे से करोगे, फ़ोन पे से करोगे? तो मैंने कहा सर मैं चला नहीं जानता ये कुछ भी, तो मैं तो बैंक से खाते से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ सर। तो कहा आपका PNB खाता? मैंने कहा हाँ मेरा तो PNB खाता है। तो उन्होंने कहा चलो मैं नंबर दे रहा हूँ, इस खाते में नंबर में आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो। तो उसने नंबर दिया, एक संतोष कुमार का नंबर दिया पहले कि इस नंबर पे PNB का ही खाता है इसमें, और ये जब हो जाए मुझे अभी 5 मिनट में जल्दी बताओ, ये करो, और फ़ोन मत काटना ना, फ़ोन उठाना किसी का। हाँ, कि आपके लड़के के जीवन का सवाल है, और जो अब बार लड़के। फिर क्या हुआ? फिर वो पैसे मैं उसमें 44,000 ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद फिर मेरे पास कुछ पैसे, मैं जहाँ काम करता हूँ उनके पैसे थे तो 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए उन्हें मैं जमा करने गया था बैंक में। तो पैसे थे ही, मैं जमा नहीं कर पाया जब तक। तो फिर मैंने उसके बेटे के उसके चक्कर में मैंने कि बार फ़ोन करा रहे लड़के से कि बेटे दे, बेटा तेरे पापा पैसा नहीं दे रहे हैं, हम तो अब तुझे भेज रहे हैं। कितने पैसे डाल दिए आपने? मैंने डाल दिए सब करीब 4 बार में डाले। एक बार 55,000 डाले, फिर 1.5 लाख, फिर 80,000, फिर 70,000, ऐसे करके टोटल कितना अमाउंट डाला? टोटल 399 हो गया। 44,000 मेरे खाते में थे पहले से। क्या पता चला बाद में आपको? बाद में ये पता चला, फिर वो उसके बाद में डिमांड करने लगे कि वो लड़की के पिताजी को हम लेके आए हैं और ये इससे बात कर लो, ये इसके दवाई गोली का पैसा और देना है। तब मैंने कहा उससे, मैंने कि अब तुम मेरे लड़के में गोली मार दो, मेरे पास पैसे नहीं है। तब फिर उसने तो फ़ोन काट दिया। नहीं तो एक चीज़ बता, जिस बीच में आपसे बातचीत हो रही, क्या अपने लड़के को अलग नंबर से कॉल करनी? नहीं कॉल उसने फ़ोन मत काटना, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब ऐसे धमकाता रहा मुझे। तो पुलिस बन के ठगी की है? पुलिस बन के, बिल्कुल पुलिस की वर्दी में फ़ोन कॉल था, उसका फ़ोटो भी है ऐसे मेरे पास। हाँ, उसमें वर्दी में थे 2 आदमी का। ऐसा साहब आ गए, इनसे बात कर लो, ये कहेंगे कि मुझे 3 लाख रुपए दिए हैं मैंने इनको। तो हाँ, ये मतलब दो बार में बात की उन्होंने, और फ़ोन एक ही रहा वही। अच्छा, कहाँ कंप्लेंट? तो बीच में क्या जो ऐसा महसूस करा रही जैसे आप थाने से बोल रहे हैं, वो लोग क्या कैसे? हाँ वही। हाँ नहीं, थाने में नहीं है हम, उस पर गाड़ी में हैं, अलग हैं अभी। तो यहीं बाहर हम रफा दफा कर देंगे मामला।
और कभी वो मांग रहे हैं पैसे, मुंशी को पैसे देने हैं, वो कंप्यूटर में डिलीट कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा, ऐसे मतलब करते रहे। एपिसोड चला ये? एपिसोड चला करीब 2:15 से और 4:30 तक। उस तक फ़ोन मतलब मेरा काटने नहीं दिया, किसी का फ़ोन मत उठाना, नहीं देख लेना, तुम जाना, तुम्हारा काम जाने। और आपने इसकी जी अब मैंने वहाँ उस पर साइबर सेल पे फ़ोन किया था, उस पर 19:30 पर, वहाँ से बताया था उन्होंने, जो प्रक्रिया बताई गई इस तरह से आप उसमें कंप्लेंट करें। तो पूरी रात में ही वो उस पर नेट पर डाली, पूरी कंप्लेंट हो गई, उसकी कॉपी मिली, कॉपी लेके फिर हम यहाँ आए। उन्होंने कहा था कि आप वहाँ साइबर सेल में चले जाना। हाँ। मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म, बजट को कैबिनेट से मिली मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक, बजट की कॉपी संसद भवन लाई गई। सीज बाइक छुड़ाने के लिए भाकियू नेताओं का थाने में डेरा। बता दें कि दरोगा ने सीज की थी भाकियू नेता के भतीजे की बाइक। थाने में गद्दे रजाई लेकर पहुंचे नेताओं ने डेरा डाला। थाने के अंदर खड़े किए ट्रैक्टर, रागिनी बजाकर प्रदर्शन किया। गंगानगर थाने के अंदर प्रदर्शन धरना भी जारी है। बिना जुर्माना कार्रवाई के सीज बाइक ले गए किसान नेता। दिल्ली के कई इलाकों में हो रही लगातार बारिश। दिल्ली के नरेला में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। नरेला में सबसे अधिक बारिश 25 mm दर्ज की गई। वहीं लोधी रोड 19 mm, उजवा में 23 mm बारिश दर्ज की गई। गौतम बुद्ध नगर में 20.5 mm बारिश दर्ज की है। काशी क्षेत्र में जिला पंचायत में ठेकेदारी करने वाले 48 वर्षीय ठेकेदार विजय कुमार पुत्र नानक चंद्र की मेडिकल कॉलेज में रहस्यमय हालत में देर सुबह मौत हो गई। बता दें कि परिजनों ने उसके साथ में काम करने वाले साथी कर्मचारियों पर शराब में जहर मिलाकर 48 वर्षीय विजय कुमार को मार डालने का आरोप लगाया है। ठेकेदार की मेडिकल कॉलेज में हुई मौत की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक ठेकेदार के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। वहीं पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले में कार्रवाई करते हुए जांच में जुटी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के मियां की सराय नया फाटक निवासी मृतक की बेटी लड़की रूपाली के बताए अनुसार उसके 48 वर्षीय विजय कुमार पुत्र नानक चंद जिला पंचायत में ठेकेदारी करते हैं, जहां उसके 48 वर्षीय पिता विजय कुमार अपने घर से थाना काशी क्षेत्र इलाके में किसी काम से आए हुए थे। आरोप है कि देर रात करीब 3 बजे उसके पिता द्वारा परिजनों को फोन करके बताया गया कि उसके साथ में काम करने वाले 5 लोग नामजद सहित अन्य कर्मचारियों के द्वारा शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया है, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ रही है और वह गंभीर हालत में रामघाट रोड इलाके में किसी एजेंसी के पास पड़ा है। साथ ही कर्मचारी द्वारा पिता को शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाए जाने की सूचना मिलते ही परिजनों के होश उड़ गए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए, जहां मौके पर पहुंचे परिजनों द्वारा उसके पिता के साथ में बैठकर शराब का सेवन करने वाले कर्मचारियों के साथ मिलकर जिला मलखान साहू सिंह अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराते हुए घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं रूपाली का आरोप है कि सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंचती उससे पहले ही उसके पिता को शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाने वाले लोग मौके से फरार हो गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसके पिता की हालत को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां कुछ देर बाद ही उसके पिता की मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाए जाने के बाद ठेकेदार की मौत होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई व मौके पर पहुंची पुलिस ने कागजी कार्यवाही करते हुए मृतक ठेकेदार के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। वहीं जिला मलखान सिंह अस्पताल की इमरजेंसी पर तैनात डॉक्टर फारूक अंसारी का कहना है कि करीब 4:15 बजे परिजनों द्वारा 48 वर्षीय विजय कुमार को गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। परिजनों के द्वारा बताया गया कि विजय कुमार को कुछ लोगों के द्वारा शराब में जहरीला पदार्थ पिलाकर दिया गया है। साथ ही जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को बेहद ही नाजुक देखते हुए जिला मलखान सिंह अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वाइट फारूक अंसारी, डॉक्टर, जिला मलखान सिंह अस्पताल, व्यू।
वहीं मृतक ठेकेदार की बेटी रूपाली ने अपने पिता के साथ में काम करने वाले कर्मचारियों पर शराब में जहरीला पदार्थ पिलाकर अपने पिता को मार डालने का आरोप लगाया है। ठेकेदार की मौत के बाद उसकी पत्नी और 4 बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मृतक ठेकेदार के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच करते हुए कार्यवाही में जुटी हुई है। आज एक लगभग 4:15 पे एक पेशेंट को लाए थे। विजय कुमार 48 साल के पुरुष थे, पिता नानक चंद। जैसे कि घर वालों ने बताया, एक अत्यंत गंभीर स्थिति में लाए थे। घर वालों ने बताया कि शायद उनको किसी तरह का जहर दिया गया है। अत्यंत गंभीर हालत में लाकर आए थे हॉस्पिटल, और आते ही उनका तुरंत उपचार कर दिया गया और बहुत कंडीशन बहुत उनकी क्रिटिकल थी, और इलाज करने के उपरांत आगे का इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। फारूक अंसारी। पेशेंट का नाम विजय कुमार, सन ऑफ नानक चंद। ये रहने वाले हैं मियाँ की सराय, नया फाटक, दिल्ली गेट के। क्या नाम है आपका? रूपाली। आपके पिताजी? विजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? नया फाटक, दिल्ली गेट। थाना कौन सा लगता है? दिल्ली गेट। क्या हुआ था? पापा की कॉल आई थी और वो बोले तो मेरे को बेचैनी से हो रही, किसी ने मेरे को कुछ खिला, मतलब ऐसे दारू में कुछ मिला के पिला दिया है, तू मतलब यहाँ से ले जा मेरे को। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने उसी नंबर पे दोबारा कॉल करी थी, तो किसी और ने उठाया, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारे पापा यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनको ले जाओ, बहुत दारू उसी पे रखी है। वहाँ पे रामघाट रोड पे एजेंसी, बता नहीं कौन सी एजेंसी बताई थी उन्होंने, वहाँ से ले जा। तो फिर मैं दोबारा, फिर मेरे भाई की कॉल आई, मैंने कहा तुम वहाँ पे पहुँच पापा के पास, मैं आ रही हूँ मम्मी को लेके। फिर मेरे भाई की कॉल आई कि वहाँ से आ गए हैं तो मलखान में आ जाए। फिर हम मलखान में चले गए थे। मलखान में मतलब थोड़ा बहुत देखा तो सीरियस कंडीशन हो गई, फिर उन्होंने यहाँ पे रेफ़र कर दिया। मलखान सिंह में कौन लेकर पहुँचा था? ताऊ जी वगैरह थे, पापा के ये जो साथ वाले थे वही सब थे। फिर वहाँ से रेफर मेडिकल कर दिया? हाँ, मेडिकल रेफ़र कर दिया। आपको क्या हुआ था? ये खत्म हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ ना, पे यहाँ पे सबमिट करवाया ना कुछ करवाया। आपको क्या लगता है कैसे क्या लगता है आपको, आपके पापा के साथ क्या हुआ? पापा के साथ वो मतलब किसी ने वो जहर वहर मिला के पिलाया है। तो उन्होंने किसी का नाम वगैरह भी बताया? हाँ, नाम बताया था, शानू, कालू, रंजीत, मारू, कल्लू, ये सभी हैं जो पापा के साथ ही काम करते हैं, उन्हीं सबों ने करा ये सब। तो वो लोग आप कहाँ हैं? वो पहले तो यहीं पे थे, अब पता नहीं कहाँ पे चले गए। जब पुलिस वगैरह आ गई तो फिर वो चले गए, पहले वो सब यहीं पे थे। हाँ, सब चले गए। शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि हमारे बिना जानकारी के गलत तरीके से लगाया जा रहा शिलापट्ट, मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को लोक निर्माण विभाग की शिकायत भी की है, लेकिन यह सरकार की मंशा को फेल करने में लगे हैं पीडब्ल्यू विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी। एक दूसरा मामला पीडब्ल्यूडी का दोबारा आया है, जो मैं अपने विधानसभा में हर कार्यक्रम में पहुंच रहा था। कार्यक्रम में चलते हुए मैंने देखा ये शिलान्यास का बोर्ड लगा हुआ है, और देखा जगदम्बा पाल माननीय सांसद जी और शोहरतगढ़ विधायक के नाम पे लगा हुआ है, जिसमें कि हम दोनों जनी को ही नहीं पता यहाँ पर ये कब लग गया है। और आप देखिए, अभी कल मैंने एक शिकायत करा, ये दूसरा शिकायत फिर आज आ गया। और ऐसे तमाम पीडब्ल्यूडी बस पैसा निकाल के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम बर्बाद कर रहा है, और पीडब्ल्यूडी मंत्री का नाम बर्बाद कर रहा है, और पूरा विभाग विधानसभा का हमारे और सिद्धार्थनगर का भ्रष्ट है पीडब्ल्यूडी। और ये देखिए क्या हल कर दिया, मतलब इस तरीके से कोई हम लोगों को पता ही नहीं है, हमारे नाम को बेचा जा रहा है, और देवपुर जनता को भी बताया जा रहा है उनकी उपस्थित, विधायक उपस्थित नहीं है, सांसद उपस्थित नहीं है, देवपुर जनता उपस्थित नहीं है, और इस तरीके से बोर्ड लग जा रहे हैं हमारे नाम को लेके। तो मैं कहूँगा जिलाधिकारी महोदय से इसकी कमेटी और ये तमाम इसकी जांच बताइए। 1,43,00,000 का है ये, और ये डेट देखिए, डेट क्या करा है, देखिए डेट 8/2023 दिखाया है ना, आगे का डेट दिया है। तो आप सोच लीजिए पीडब्ल्यूडी के कितना मामला इन लोगों को जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी बर्खास्त नहीं करेंगे और इन्हें जेल नहीं पहुंचाएंगे, और हमारे विधानसभा का पैसा इनके घर पे बुलडोजर चला के नहीं लेंगे, जब तक यहाँ के अधिकारी नहीं मानेंगे। जिले के डुमरियागंज विकास खंड के सैकड़ों गांव के पंचायत सहायकों ने डुमरियागंज तहसील व ब्लॉक का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर पंचायत सहायकों ने एसडीएम
डुमरियागंज व खंड विकास अधिकारी डुमरियागंज को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें, पंचायत सहायकों का कहना है कि हमारी नियुक्ति पंचायत सहायक ऑपरेटर के लिए हुई थी। हमें पंचायत भवन में बैठकर काम करना था, हमें अपने गांव में ही काम करना था, लेकिन अब हमारी ड्यूटी ई क्रॉप के लिए लगाई जा रही है। वहां जाके हमें खेत में सर्वे करना है, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। हमारी सरकार से मांग है, जो इस काम को पहले कर रहे थे वो ही इस काम को करें। वहीं इस मामले को लेकर खंड विकास अधिकारी डुमरियागंज अमित सिंह ने बताया कि पंचायत सहायक आए थे, तहसील से उनकी ड्यूटी क्रॉप सर्वे में लगाई गई। उनका कहना है कि दूर दूर लगा दी गई है, हमारी ग्राम स्तर की ड्यूटी है, इसी को लेकर वो विरोध कर रहे हैं। ज्ञापन उन्होंने दे दिया है, एसडीएम महोदय को भेज दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मैं ग्राम पंचायत चौकनिया का पंचायत सहायक हूँ, विकास खंड डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर। आज आप लोग यहाँ आए हैं एसडीएम साहब के पास में, क्या मामला है? हम लोगों का मामला ये है कि हम लोगों की नियुक्ति सरकार ने जो शासन स्तर से की है वो ग्राम पंचायत में कार्य करने के लिए की है। अन्य ग्राम पंचायत में बिल्कुल भी काम करने के लिए नहीं की गई है और हम लोगों को ड्यूटी क्रॉप सर्वे में लगाया गया है, जो कि हम हमारे विभाग का कार्य है और जबरन हम लोगों का कार्य करने के लिए जब फोर्स किया जा रहा है। हम लोग इसका बहिष्कार मतलब नहीं करना चाहते, इसके लिए ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को। क्यों नहीं करना चाह रहे आप लोग? क्योंकि हमारे जो मतलब जॉब चार्ट है उसमें लिखा है कि पंचायत सहायकों को और कई मतलब शासनादेश भी जारी हुए हैं, जो हम मतलब लेटर में जो ज्ञापन है उसमें मेंशन कर दिए हैं कि पंचायत सहायक से अन्य विभाग में कार्य न करवाया जाए, ना अन्य ग्राम पंचायत में। पंचायत सहायक की मतलब पंचायत सहायकों को पंचायत भवन में ही और डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करवाया जाए और ग्राम उन्हीं के ही ग्राम पंचायत में कार्य कराया जाए। ड्यूटी कहाँ से लगाई गई है? ड्यूटी तहसील एसडीएम साहब के यहाँ से लगाई गई है, उप जिलाधिकारी महोदय के पत्र से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को नाम वापस ले एसडीएम साहब ले लें और हम लोगों को ये कार्य नहीं करना है। क्या नाम है आपका? ऋतु पांडे, ग्राम पंचायत अगेन। ऋतु, आप लोग यहाँ आए हो एसडीएम साहब के यहाँ, क्या मामला है? मामला ये है कि हमें जबरदस्ती हमसे खेतों का काम करवाया जा रहा है। हमारी जो नियुक्ति हुई थी वो पंचायत सहायक ऑपरेटरिंग के लिए नियुक्ति हुई थी। हमें गांव में पंचायत भवन में बैठ के कंप्यूटर पे सारी डिटेल्स हमें फिल करनी थी, जो हमारे गांव के लिए वो था। अभी हमारी ड्यूटी लगाई जा रही है ई क्रॉप के लिए, वहाँ जाके हमें खेत में सर्वे करना है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमसे ये काम ना करवाया जाए, जो इस काम को पहले करे थे वही इस काम को करें। अगर काम दिया गया सरकार को तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? हम खेत में जाके सर्वे, हमें इस बारे में जानकारी ही नहीं है। हम ना हेक्टेयर के बारे में जानते हैं, रकबा पता नहीं क्या होता है, हमें इन सबकी नॉलेज है ही नहीं। हमें जबरदस्ती इसमें घुसाया जा रहा है। सर, आज पंचायत सहायक जो है सैकड़ों की संख्या में आए थे, आपको एप्लीकेशन दिया, क्या मामला था? मामला है कि तहसील से उनकी ड्यूटी क्रॉप सर्वे में लगाई गई है यहाँ डुमरियागंज ब्लॉक का, तो उनका कहना है कि दूर दूर लगा दिया गया है। हमारी ग्राम पंचायत स्तर की ड्यूटी है और जॉब चार्ट में उनके ये है कि ग्राम पंचायत स्तर पे काम लिया जाए। इसी चीज़ को लेके वो विरोध कर रहे थे और ज्ञापन उन्होंने दिया है, एसडीएम महोदय को भेज दिया जाएगा। धारदार हथियार से किया 2 युवकों पर हमला। आपसी रंजिश के चलते 2 युवकों पर हमला। युवकों का नाम अमन साहू और प्रतीक साहू बताया जा रहा है। इनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। बता दें कि पूरी घटना कोतवाली जबलपुर के थाना अंतर्गत चुरीतार क्षेत्र की है, जिसको लेकर अधिवक्ता कोतवाली थाने पहुंचे। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार के प्रदेश अध्यक्ष रवि सोंदिया और डॉक्टरों ने बताया कि साहू और अमन साहू की हालत गंभीर है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को सुबह कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। साहू और अमन साहू का इस विषय में जानकारी दीजिए। ये अमन साहू प्रतीक साहू दोनों भाई हैं जी। चेरीताल में शुभ मेडिकल स्टोर है। शुभ मेडिकल स्टोर के सामने शुभ साहू और सुरेन साहू, ये इन दोनों ने अमन और प्रतीक की तलवार चाकू से मारकर गंभीर रूप से घायल किया है। रिपोर्ट पर हमने इन दोनों के खिलाफ, शुभ और सुरेन के खिलाफ 307 का मुकदमा कायम किया है। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, कल उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी क्या मामला सामने आया है कि हमारे मानवाधिकार संगठन की सदस्य हैं पारुल चौहान जी, उनका भाई के ऊपर, दोनों भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। उनको बुला के, ये चेरीताल चौराहे के पास कोई दुकान है, वहाँ पर उनको बुलाया गया और फिर उनके ऊपर तलवार और चाकू से हमला किया गया, जिनको इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको मेडिकल कॉलेज इलाज हेतु वहाँ पे पहुँचाया गया है। अभी उनका इलाजरत हैं। जिनकी जानकारी मुझे जब मिली
तो मैं अपने साथियों सहित वकीलों के साथ और पत्रकारों के साथ यहाँ पे पहुँचा कोतवाली थाने, और यहाँ पे FIR दर्ज करवाई गई है और अभी उनका इलाज गंभीरों का चल रहा है। गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। हाँ, मेरा नाम कविता साहू, मैं अपने पंसिल टाकी छोटा फरा मिलोनीगंज में रहती हूँ। और आज की वारदात करीबन 1 बजे की है। मेरा छोटा बेटा घर में मतलब पढ़ाई कर रहा था, उसके 8 फरवरी से उसके एग्ज़ाम चालू होने वाले थे, इस वजह से वो घर ही में था और 2 दिन से उसका स्वास्थ्य ख़राब था। अचानक उसको कोई कॉल आता है और वो चाय पीते पीते कप रख के अचानक वो चला गया। मैं समझ नहीं पाई कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन बाद में मुझे 2 घंटे के बाद किसी अनरोल नंबर से फ़ोन आता है कि आपका बेटा बहुत जख्मी रूप से चेरीताल में है और आप तुरंत पहुँचे। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे वहाँ पे पता पड़ता है उसको मन्नू लाल ले गए। जब मन्नू लाल अस्पताल पहुँचती तो वहाँ से पता लगता है मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिया गया। जब मेडिकल पहुँचती हूँ तो वहाँ पे मालूम पड़ता है कि बेटे को मतलब काफ़ी गंभीर तरीके से उनको चारों तरफ से घेर के मारा गया है। अब वो वारदात के समय में सिर्फ मेरे दोनों बेटे थे, बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों थे। किस चीज़ से मारा गया है? तलवार से, और भी कई चीज़ें होंगे लेकिन मेरे जानकारी में नहीं है। मारने वाले सुरेंद्र साहू है, उनका बेटा वो शुभ साहू, और उनके चाचा वगैरह हैं जो उनकी मेडिकल स्टोर में जो शॉप में काम करते, वो लोग सब वहाँ पे मौजूद थे। मेडिकल साहब चेरीताल में स्थित है, श्री मेडिकल स्टोर के नाम से जाना जाता है। घायल हैं आपके बेटे, क्या नाम है दोनों का? बड़े बेटे का नाम प्रतीक साहू है, छोटे बेटे का नाम अमन साहू है। क्या कह रहे हैं अभी डॉक्टर उनकी? डॉक्टर अभी कंडीशन, उनका ऑपरेशन चल रहा है, अभी कोई स्थिति ठीक से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। अभी TI साहब एग्ज़ाम देखने के लिए गए थे, अभी वो भी बयान देने की स्थिति में नहीं है। इस वजह से अभी कार्रवाई पूर्ण रूप से नहीं हो पाई, लेकिन 307 की धारा लग चुकी है। मैं कोतवाली थाने में ही खड़ी हूँ और मेरे बेटे वहाँ पे अस्पताल में जूझ रहे हैं। और ऐसे अपराधियों को अगर मान लो कानून अगर मदद नहीं करता या पुलिस हमारी मदद नहीं करती है तो मैं है ना अपने आप को है ना आत्महत्या करूँगी और पुलिस के अगेंस्ट कार्रवाई करना चाहूँगी कि इस तरीके से अगर इस तरीके का ऐसे वारदात होते रहे तो हम जैसे लोगों के लिए कितनी दिक्कत की बात है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। आपका नाम? मेरा नाम कविता साहू, पंसिल टाकीज में निवास रहती हूँ। जैसे कि पता है हमारे जबलपुर से संवाददाता जुड़ चुके हैं वीरेंद्र सिंह जी। तो वीरेंद्र जी, आप बताइए इस घटना का अपडेट थोड़ा हमें बताइए, क्या है ये घटना और कैसे हुई? जी मैम, बताना चाहूँगा कि आपसी रंजिश में ये जो धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिनका लड़कों का नाम प्रतीक साहू और एक लड़के का नाम, और दोनों प्रतीक साहू और अमन साहू है आई थिंक ना, दोनों जी प्रतीक साहू और अमन साहू दोनों लड़के हैं जिनके साथ धारदार हथियार से हमला किया गया है। और ये चीज खुलासा नहीं हो पा रहा मैम कि ये किस कारणों से ये हमला हुआ है। वहीं अगर अपन डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों का कहना है कि अभी दोनों युवकों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। वहीं अभी पुलिसकर्मी से भी हमने इस संबंध में बात की कोतवाली थाने में, तो उन्होंने बताया है कि अभी इस मामले में अभी कायमी कर ली गई है और आज उन्हें कोर्ट पहुंचा दिया जाएगा। तो जैसा आपने बताया कि पुलिस ने कहा कि उन्हें कोर्ट पहुंचाया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि इसकी में पुलिस की आगे क्या अपडेट हो सकती है, क्या कार्रवाई हो सकती है, तो बताइए। जी मैम, अब उसमें तो ये न्यायालयिक प्रक्रिया में काम है, क्योंकि न्यायालय जो इस विषय में डिसीजन देगा, क्योंकि 307 का ये मुकदमा इसमें लगा है और विभिन्न धाराओं पे कार्रवाई की जाएगी। तो अब ये तो एक न्यायालयिक व्यवस्था पर ही डिपेंड करता है कि ये क्या प्रतीक अवस्थी और ये अवस्थी परिवार के साथ जो ये दुखद घटना हुई है उनके बच्चों के साथ, इस पे हमको न्याय मिल पाएगा कि नहीं, ये सोचनीय विषय होगा। उनके माता पिता से कोई बात करने की कोशिश की आपने, या फिर माता पिता से कोई बात हुई है उनके? जी मैम, जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, माता पिता से मैंने उनसे बात किया तो उनका ये कहना है कि हम लोग बहुत परेशान हैं और ये क्या कारण से इनके साथ ये फोन करके उनको बुलवाया गया था और किस कारणों से उनके साथ ये हमला कर दिया गया। ये मेडिकल शॉप, चेरीताल मेडिकल शॉप के सामने का ही मामला है और वहीं पर जो CCTV कैमरे लगे हैं, अगर उस CCTV कैमरे की मदद से जानकारी लग सके तो पता चल सकता है कि ये किन किन लड़कों के द्वारा ये घटना घटित हुई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी, जो आप हमारे साथ जुड़ रहे, थैंक यू सो मच। तो आगे की कार्रवाई देखते हैं कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है और न्यायालय इस पर क्या फैसला लेता है।